हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सटेंशन थ्योरम के बारे में कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू द बेसिस। आज हम देखने वाले हैं व्हाट हैपेंस व्हेन वी टेक अ स्पैनिंग सेट। तो उसके लिए हम बात करते हैं मिनिमल जनरेटिंग सेट की। ठीक है, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। आज हम बात करेंगे मिनिमल जनरेटिंग सेट के बारे में। तो जनरेटिंग सेट आपको पता है, जनरेटिंग सेट मींस स्पैनिंग सेट, वो सेट जो पूरे के पूरे स्पेस V को स्पैन करता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि जो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, यानी जो सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, दैट इज ऑलवेज अ बेसिस। आज हम कह रहे हैं कि मिनिमल जनरेटिंग सेट क्या होता है, वो भी हमेशा बेसिस बनाता है। मिनिमल का मतलब जो सबसे छोटा हो, जिससे छोटा जनरेटिंग सेट हम ना निकाल पाए। तो इसको हम कैसे कहेंगे? हमने कहा कि लेट V1, V2, Vn is minimal generating set. ठीक है, it is a generating set. कैसा सेट है कि इससे छोटा जनरेटिंग सेट नहीं आएगा। नाउ अगर ये सेट, मैं इसको सेट को नाम दे देती हूँ A, तो अगर A जो है इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन A इज अ बेसिस। ठीक है, कि अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो ये बेसिस बन जाएगा। सो लेट A इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर A लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब आपके पास क्या हुआ? देयरफॉर A इज लीनियरली डिपेंडेंट। और लीनियरली डिपेंडेंट सेट अगर V1, V2, Vn लीनियरली डिपेंडेंट होता है, हमने पढ़ा था कि कोई ना कोई VR आता है। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट VR। R की वैल्यू जो है वो 2 से n के बीच में आएगी, सच दैट वो 1 नहीं हो सकती, वो आपके पास 2 से n के बीच में आएगी, सच दैट VR कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स, मतलब इससे पहले के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा। दैट इज A1 V1, A2 V2 प्लस एंड सो ऑन AR माइनस 1 VR माइनस 1। VR इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अब VR इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो यहां से क्या आया आपके पास? देयरफॉर अगर मैं कोई भी V बिलोंग्स टू V लूं, ठीक है, और A क्या है? इट इज स्पैनिंग सेट ऑफ V। A इज अ स्पैनिंग सेट ऑफ V। इसका मतलब V को मैं A के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। V कैन बी रिटन एज B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस एंड सो ऑन Bn Vn। B को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें BR VR भी आएगा, ये टर्म भी तो बीच में आएगी 1 से लेकर n तक के बीच में। अब VR की मैं यहाँ वैल्यू पुट करती हूँ, B1 V1 प्लस B2 V2, ये हो गया BR। VR की वैल्यू ऊपर थी, A1 V1 A2 V2 प्लस एंड सो ऑन AR माइनस 1 VR माइनस 1। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, उसके बाद सारे के सारे एज इट इज हैं, BR प्लस 1 VR प्लस 1 से लेकर Bn Vn तक। इसके बाद किसी में कोई चेंज नहीं आया। अब V1 वाली टर्म कलेक्ट करती हूँ, B1 प्लस BR A1 इंटू V1। ऐसे ही V2 के साथ क्या आएगा? B2 प्लस BR A2 V2। ऐसे ही V3 के साथ अप टू R माइनस 1 के साथ आएगा BR माइनस 1 प्लस BR AR माइनस 1 VR माइनस 1। फिर नेक्स्ट टर्म हुई BR प्लस 1 VR प्लस 1 एंड सो ऑन Bn Vn। इसका मतलब कि ये जो V है वो किस किस के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया? देयरफॉर V इज स्पैन्ड बाय द सेट। उस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? V1 V2 अप टू कहां तक है? VR माइनस 1 तक। VR प्लस 1 है, इसके बीच में VR नहीं है, क्योंकि जो VR एक आ रहा था उसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 1 से लेकर VR माइनस 1 तक के एलिमेंट्स अप टू Vn। दैट इज ये सेट क्या है? A में से VR निकल गया, यानी आपके पास जो A था उससे छोटा आपके पास स्पैनिंग सेट आ गया।
देयरफॉर आपके पास क्या आया, a माइनस वी आर, ये पूरे के पूरे v को स्पैन कर गया क्योंकि v हमने कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था। बट ये तो आपके पास मिनिमल स्पैनिंग सेट था, बट a इज मिनिमल स्पैनिंग सेट, a हमने मिनिमल लिया है ना बाय डेफिनेशन, बट a इज मिनिमल, सो वी हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो कॉन्ट्रडिक्शन से क्या आया, A इज अ बेसिस। क्योंकि हमने किस चीज के लिए कॉन्ट्रडिक्शन लिए, हमने क्या स्टेटमेंट ऊपर ली थी कि A इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, तब ये सारा काम हुआ था, तभी VR को हम उससे प्रीवियस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए थे। इसका मतलब A लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट बना तो ये स्पैनिंग ऑलरेडी था, इंडिपेंडेंट हमने बना दिया, सो देयरफॉर इट इज अ बेसिस। तो यहीं से आपके पास एक एग्जिस्टेंस थ्योरम भी निकलती है, उसका प्रूफ भी बिल्कुल सेम होता है। उसमें हम कहते हैं कि आपके पास स्पैनिंग सेट जो है उसके अंदर बेसिस कंटेन्ड होती है। देखो हमने स्पैनिंग सेट ही तो A लिया था, अब हमने क्या कहा कि V जो है A से छोटे सेट से स्पैन हो गया, ठीक है, A माइनस वी आर स्पैन V। अब या तो हम इसको आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, या तो A माइनस वी आर आपके पास इंडिपेंडेंट बन के बेसिस बन जाएगा, नहीं तो A में से A माइनस वी आर में से एक और एलिमेंट कम हो जाएगा। अब या तो वो बेसिस बन जाएगा, नहीं तो ये सेट और कम हो जाएगा, क्योंकि अब ये फाइनाइट सेट था तो अल्टीमेटली हमारे पास बेसिस निकल आएगी। सिर्फ लास्ट की ये लिखने की ये दो लाइनें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर हमने निकाल दिया था कि A माइनस वी आर स्पैन कर देता है, अब या तो ये बेसिस बन जाएगा, नहीं तो इसमें से एक और एलिमेंट कम हो जाएगा, जैसे हमने एक्सटेंशन थ्योरम में किया कि या तो एक एलिमेंट ऐड करके वो बेसिस बनता है, नहीं तो एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा। बिकॉज इट इज फाइनाइटली जनरेटेड, तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद बेसिस निकल आएगी। ठीक है, रीड दीज थ्योरम्स अगेन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। The next theorem we are going to prove is, it is also a very important theorem. बहुत स्मॉल सा रिजल्ट है, आपने प्रीवियस सारे रिजल्ट्स को कंबाइन करके हमारा रिजल्ट बना है कि अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, मतलब n एलिमेंट्स इसकी बेसिस में हैं, तो कोई भी n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, देन एनी n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फॉर्म्स द बेसिस। ठीक है, तो कोई भी n अगर आप लीनियरली इंडिपेंडेंट उठा लोगे, कोई सेट आ गया जिसमें n एलिमेंट्स है और लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो वो आपके पास बेसिस बन जाएंगी। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हमने कहा कि लेट v1 v2 vn इट इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ n वेक्टर्स। हमें क्या प्रूफ करना है, रिक्वायर टू प्रूव दिस सेट, इस सेट को अगर मैं A नाम दे दूं, A इज अ बेसिस। बेसिस के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये आपके पास स्पैन भी कर रहा है। ठीक है, नाउ बाय एक्सटेंशन थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इसको हम एक्सटेंड करके बेसिस बना सकते हैं। A can be extended to form a basis। ठीक है, A को हम एक्सटेंड करके बेसिस बना सकते हैं, बट उस बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कितने होंगे, बट एनी बेसिस ऑफ V contains n एलिमेंट्स। ये भी आपने पढ़ा है कि अगर डायमेंशन हमने क्यों n ली है, डायमेंशन हमने कैसे डिफाइन की है n, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो बेसिस आएंगी तो उनमें एलिमेंट्स आपके पास n ही होंगे। दोनों को अगर मैं बेसिस कह रही हूँ, अगर एक v1 v2 vn है, एक w1 w2 wm है, तो m इज इक्वल टू n होता है। ठीक है, वो रिजल्ट भी आपने पढ़ा है। तो इसका मतलब आपके पास कोई भी बेसिस आएगी उसमें एलिमेंट्स तो n ही होंगे। अब मैं कह रही हूँ A को एक्सटेंड करके बेसिस बना सकते हैं, तो A में कितने एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी n एलिमेंट्स हैं, क्योंकि बेसिस में n ही तो एलिमेंट्स आएंगे। सिंस A में ऑलरेडी n एलिमेंट्स हैं, सिंस A has n elements, therefore A is a basis।
क्योंकि बेसिस में कितने होने चाहिए, n एलिमेंट्स होने चाहिए। इसमें ऑलरेडी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, इसको मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ, इसमें और एलिमेंट्स डाल लूंगी तो वो बेसिस जरूर बन जाएगा, ये मुझे पता है। लेकिन और एलिमेंट डालने से इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सटेंड हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑल हम चाहिए कितने, n चाहिए, इसका मतलब ये खुद ही बेसिस बनेगा। इसको हमें एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंड करने से नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं और बेसिस में एलिमेंट बढ़ने नहीं चाहिए, बेसिस में सिर्फ n एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट। एक और हमने लिया, W इज अ सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, W इसका सबस्पेस है, तो डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। W की डायमेंशन हमेशा डायमेंशन ऑफ V से लेस होनी चाहिए। सबस्पेस की डायमेंशन हमेशा वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से लेस होनी चाहिए। एंड डायमेंशन ऑफ W is equal to dimension of V if and only if V is equal to W। इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और V क्या है, V के लिए एक कंडीशन दी हुई है जो हम लगाते हैं कि इट इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, कि V जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल है, तभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं। अब W की डायमेंशन कम कैसे करेंगे, हमने क्या किया, लेट डायमेंशन ऑफ V कितनी है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ V n है। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, देयरफॉर देयर कैन बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ n वेक्टर्स। ठीक है, सेट ऑफ एट मोस्ट n वेक्टर्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा n ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। n से ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, और हमें पता है जितने इंडिपेंडेंट हो उस बड़ा सेट आपके पास बेसिस बनता है। तो क्योंकि बेसिस में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, सिर्फ n, इसका मतलब अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो उसमें एट मोस्ट कितने वेक्टर्स आने चाहिए, n वेक्टर्स आने चाहिए। ठीक है, सो नाउ डायमेंशन ऑफ V हमारे पास n थी। आपके पास कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा तो उसमें एट मोस्ट n वेक्टर्स हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, लेट कोई हमने W1, W2, Wm लिया इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन W। ठीक है, और W कहाँ है, V में कंटेन्ड है, क्योंकि वो इसका सबसेट है। तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट V में भी हो गया। तो देयरफॉर W1, W2, Wm are also linearly independent in W, are also linearly independent in V, क्योंकि ये V में भी होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, लेस देन n हो गए। देयरफॉर m इज लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने हो सकते थे, n हो सकते थे, n से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि n से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिपेंडेंट सेट से बड़ी आपके पास बेसिस आती है, और n से ज्यादा एलिमेंट्स की बेसिस नहीं आ सकती। बेसिस में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, n आ सकते हैं। इसका मतलब m इज लेस देन इक्वल टू n। अब बस इस सेट को हम इसकी बेसिस बना देते हैं। बेसिस बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, हमने इसको कहा इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन W इज द मैक्सिमल, कर दो, इज द मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, सबसे बड़ा हमने इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मान लिया। तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास जब मैक्सिमल है चाहे कैसा भी है, लेकिन ये W में है, लेकिन W का हर एलिमेंट V में जाता है, तो ये V के अंदर एक इंडिपेंडेंट सेट है। अगर V में कोई इंडिपेंडेंट सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा n से लेस होंगे। तो m इज लेस देन इक्वल टू n, बट मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज द बेसिस। एवरी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज अ बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर जो W1, W2, Wm सेट आपने उठाया, इट इज अ बेसिस ऑफ W। और अगर ये बेसिस हो गई, इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, डायमेंशन Wm हो गई। जितने एलिमेंट्स इसमें उतनी डायमेंशन हो गई। m क्या है, लेस देन इक्वल टू n। n क्या है, डायमेंशन ऑफ V। तो W की डायमेंशन आपके पास लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V आ गई। ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है कि अगर ये इक्वल है, हमने मान लिया कि W इज इक्वल टू V है। दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब दोनों एक दूसरे में कंटेंट होंगे, कि W V में कंटेंट हो गया, V W में कंटेंट हो गया। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, एंड डायमेंशन ऑफ V इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन W।
यही तो अभी हम ऊपर प्रूफ करके आए हैं कि आपके पास W सबस्पेस होगा तो W की डायमेंशन B से लेस होगी। तो अगर V W का सबस्पेस है, W की डायमेंशन लेस हो गई। V W का सबस्पेस है तो डायमेंशन W से लेस हो गई। W V में कंटेन्ड है, W V का सबस्पेस है तो डायमेंशन W लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। इन दोनों को कंबाइन करके क्या आया, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ठीक है, अगर इक्वल है तो डायमेंशन इक्वल हो गई। कन्वर्सली हमने मान लिया कि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n। डायमेंशन दोनों की सेम है, सो देयरफॉर आपके पास कोई W1 W2 Wn एलिमेंट्स का कोई सेट आएगा, इट इज अ बेसिस ऑफ W एंड V। दोनों की बेसिस सेम आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर आपके पास क्या हुआ, अगर कोई V बिलोंग्स टू V आता है तो V कैन बी रिटर्न एज, आपके पास कैसा एलिमेंट आएगा, A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस एंड सो ऑन AN WN। ठीक, क्योंकि ये बेसिस ऑफ V है तो इसका W है तो इसका मतलब ये एलिमेंट W1 W2 Wn कहाँ के हैं, W के हैं, तो ये एलिमेंट कहाँ चला गया, W में चला गया। W के एलिमेंट थे, W की बेसिस थी, W के एलिमेंट्स हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी W में जाएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ अ सबस्पेस। इसका मतलब V का एलिमेंट कहाँ चला गया, W में। W का एलिमेंट कहाँ जाता है, V में। सबस्पेस तो हम ऑलरेडी लेके चले ना, W को तो V का सबस्पेस लेके ही चले हैं, बस हमने अभी यहाँ क्या शो कर दिया कि V का एलिमेंट भी W में कंटेन्ड होता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, V इज इक्वल टू W। ठीक है, इक्वल होंगे। यहां से आप ये भी कह सकते हो कि इट इज अ बेसिस। इसका मतलब इस सेट को अगर मैं नाम दे दूं S, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि V इज जनरेटेड बाय S, W इज जनरेटेड बाय S, व्हाट दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू W, सो देयरफॉर दे आर सेम। ठीक है, फिर इस चीज की जरूरत नहीं होगी। आप ये भी लिख सकते हो, इसको छोड़ के S सेट भी लिख सकते हो कि S दोनों की बेसिस है तो दोनों S से जनरेट होंगे, देयरफॉर दे आर सेम। अब हम अपने इन थ्योरम्स को यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। हमें ये शो करना है कि एक सेट है 2 1 4 1 minus 1 and 2 3 1 minus 2, इट इज अ बेसिस ऑफ R3। मैंने इसे R3 की बेसिस बनाना है। तो एक तो ये कि मैं इसे स्पैनिंग भी प्रूफ कर दूं, स्पैनिंग सेट भी है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। दूसरा, मुझे पता है कि डायमेंशन ऑफ R3 कितनी होती है, 3 होती है। अगर ये 3 एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो बेसिस बना देंगे। तो मैं इसको सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करती हूँ कि लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मुझे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रखना है। A इंटू 2 1 4 प्लस B इंटू 1 माइनस 1 2 प्लस C इंटू 3 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या बनेगा, 2A प्लस B प्लस 3C, A माइनस B प्लस C, 4A प्लस 2B माइनस 2C इक्वल टू 0। इक्वेशंस क्या बनी आपके पास, 2A प्लस B प्लस 3C इक्वल टू 0, A माइनस B प्लस C इक्वल टू 0, 4A प्लस 2B माइनस 2C इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर से इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो क्या बनेगा, 3A प्लस 4C इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर दिया। अब इसको मैं करती हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बना 2A माइनस 2B प्लस 2C इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2A माइनस 2B प्लस 2C, इनको ऐड कर दो तो ये भी खत्म ये भी खत्म। 4A प्लस 2A दैट मीन्स ऐड कर दिया तो ये बन गया 6A इज इक्वल टू 0। तो A 0 आ गया, 6 नहीं 0 हो सकता तो A 0 होगा। और अगर यहां से A 0 करती हूं तो मेरे पास आ गया 4C 0 दैट मीन्स C 0। A और C किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, B 0। तो तीनों क्या आ गए, स्केलर्स 0 आ गए। जब मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लिखा तो स्केलर्स भी A B C कैसे आ गए, 0 आ गए, क्योंकि आपके पास ये 3 वेक्टर्स 2 1 4 1 minus 1 2 and 3 1 minus 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डायमेंशन कितनी थी, 3। तो 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे। ठीक है, तो आपने इसको सिर्फ इंडिपेंडेंट प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है,
आपके पास है एन पॉलिनोमियल्स की कलेक्शन लेनी है, एन डिग्री के पॉलिनोमियल्स ओवर आर, इसकी बेसिस की बात करनी है। तो कोई भी पॉलिनोमियल हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस या आप लिखते हो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an x रेज टू पावर n। ठीक है, एन डिग्री के पॉलिनोमियल्स की बात करनी है। तो ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, 1x x स्क्वायर अप टू x रेज टू पावर n का। ठीक है, इस सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कोई भी पॉलिनोमियल अगर आप लिखते हो Pn, कोई भी पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म का आएगा। ठीक, दूसरी बात आपके पास क्या होता है, अगर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 कर दूं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an x रेज टू पावर n को अगर मैं 0 कर दूं, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल 0 होने का मतलब सारे कॉफिशिएंट 0 हैं, a0 a1 a2 अप टू an इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब जब भी इस सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन में 0 कर रही हूं तो सारे स्केलर 0 आ रहे हैं। तो सेट कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। हर पॉलिनोमियल इनका लीनियर कॉम्बिनेशन और ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो देयरफॉर दिस सेट इज अ बेसिस। ठीक है, सो ये सेट क्या बना देता है, आपके पास बेसिस बना देता है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम आज का। वन आयोटा 0, 2 आयोटा 1 1, 0 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। इसको बेसिस बनाना है, V3C की बेसिस बनाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V3C? V3C का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 टप्पल्स ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो 3 टप्पल्स ही आ रहे हैं ना, 1 2 3 1 2 3, और तीनों के तीनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 टप्पल्स हैं, लेकिन आपने ओवर C लिखा है, जो ब्रैकेट में C लिखा है, इसका मतलब आपके पास जो फील्ड है दैट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो अब मुझे इसे बेसिस बनाना है, तो मुझे पता है कि इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 3 टप्पल्स की डायमेंशन हमारे पास 3 होती है। देखो अगर आप निकालते हो C3 की डायमेंशन ओवर R, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 2 रियल नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो आपको 3 का पेयर लेना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी 2 रियल नंबर चाहिए, यहाँ के लिए भी 2 रियल नंबर चाहिए, यहाँ के लिए भी 2 रियल नंबर चाहिए। तो आपके पास डायमेंशन होगी इसकी 6। लेकिन जब आपको स्केलर अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही आप वर्कआउट कर सकते हो, तो आपको कितने कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए एक 3 टप्पल बनाने के लिए, 1 2 3। तो आपके पास इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 3 होती है डायमेंशन। तो ये 3 ही एलिमेंट हैं, अगर मैं इनको सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कर दूं तो ये बेसिस बन जाएंगे। तो इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मैंने क्या किया, पहले एक स्केलर a1 प्लस आयोटा b1, क्योंकि स्केलर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 कॉमा आयोटा कॉमा 0, प्लस सेकेंड a2 प्लस आयोटा b2, 2 आयोटा 1 1, a3 प्लस आयोटा b3, 0 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इक्वल टू उस साइड 0 है। अब करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट प्लेस पे आया a1 प्लस आयोटा b1। ठीक है, प्लस 2 आयोटा टाइम्स a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, थर्ड वाला यहाँ पे क्या है, 0। फिर इसमें सेकंड पे आयोटा है, आयोटा a1 प्लस आयोटा स्क्वायर b1 यानी माइनस b1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस a2 प्लस आयोटा b2, इसको 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस a3 प्लस आयोटा b3 प्लस आयोटा a3 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस b3। ठीक है, तो ये 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना था ना इस टर्म को, तो 4 टर्म्स ये 1 2 3 4, एक ये a2 प्लस आयोटा b2 यहां से, और एक आयोटा वाली। थर्ड टर्म पे चलते हैं, थर्ड टर्म में यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स a2 प्लस आयोटा b2 प्लस यहाँ पे क्या ये टर्म हो गई, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आयोटा से, तो 1 से करते हैं a3 प्लस आयोटा b3, माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा a3 माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि प्लस 1 b3 इक्वल टू
0। तो ये 3 टर्म्स आपके पास आ गई इक्वल टू 0। अब इन 3 टर्म्स को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, देखो पहले वाली टर्म क्या है आपके पास, पहली टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये आई है, थर्ड टर्म ये आई है। ठीक है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 जब मैं लिखती हूँ a1 प्लस आयोटा b1 प्लस 2 आयोटा a2 माइनस 2b2, आयोटा स्क्वायर आएगा ना तो माइनस 2b2 इक्वल टू 0। तो ये दो पार्ट में ब्रेकअप हो जाएगी, इसका रियल पार्ट भी 0, a1 माइनस 2b2 इज 0, और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट इज b1 प्लस 2a2 इज 0। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाली में से रियल पार्ट निकालो, माइनस b1 प्लस a2 माइनस b1 प्लस a3 माइनस b3 इक्वल टू 0, ये हो गया माइनस b3। अब इसका इमेजिनरी पार्ट निकालो, a1 प्लस b2, ठीक है, प्लस b3 प्लस a3 इक्वल टू 0। अब इसमें से रियल a2 प्लस a3 प्लस b3 इक्वल टू 0। अब इसका इमेजिनरी पार्ट भी निकालो, b2 प्लस b3 माइनस a3 इक्वल टू 0, b2 b3 माइनस a3 इक्वल टू 0। तो अब ये 6 इक्वेशन बन गई, 1 2 3 4 5 6। यू आर टू सॉल्व दिस 6 इक्वेशंस। यहां से आपने a1 b1 a2 b2 a3 b3 इन 6 की वैल्यूज निकालनी है। तो इससे मैं निकालती हूं a1 इज इक्वल टू 2b2, ठीक है, b1 इज इक्वल टू माइनस 2a2। तो दो टर्म्स यहां से आपकी खत्म हो जाएंगी, एक तो a1 खत्म हो जाएगी, एक b1 खत्म हो जाएगी। तो इन 4 इक्वेशंस में सिर्फ 4 वेरिएबल्स बचेंगे। तो ये बचा a2 माइनस b1, a2 माइनस b1, माइनस b1 यानी माइनस 2a2, तो ये हो जाएगा प्लस 2a2, तो ये हो जाएगा 3a2 प्लस a3 माइनस b3 इक्वल टू 0। अब ये a1 प्लस b2 का मतलब आपके पास क्या आया, a1 प्लस b2 2b2 प्लस b2 3b2 प्लस b3 प्लस a3 इक्वल टू 0। अब ये आ गया a2 प्लस a3 प्लस b3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आया b2 प्लस b3 माइनस a3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से हम क्या खत्म करते हैं, देखो ये दोनों इक्वेशंस अगर मैं ऐड करूं तो मेरा a3 खत्म होता है इन दोनों इक्वेशन में से। इन दोनों इक्वेशन से a3 कैसे खत्म होगा, 3b2 प्लस b2 दैट इज 4b2। ठीक है, b3 प्लस b3 इज 2b3, a3 माइनस a3 इज 0। ठीक, अब ये वाली दो इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन से मुझे a3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। 3a2 माइनस a2 इज 2a2। ठीक है, a1 b1 खत्म किया था ना हमने, हमारे पास अब a2 b2 a3 b3 बचे। चलो अगला देखते हैं। अब इसको अगर हम ऐड करें तो b3 खत्म होता है, a2 a3 में इक्वेशन आती है, नहीं a3 खत्म कर रहे हैं हम, माइनस b3 इज माइनस 2b3। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 4b2 प्लस 2a2 इज 0। ये a2 b2 में इक्वेशन आई। दो टर्म्स हमारी कहीं से इकट्ठी खत्म नहीं होती, इन दोनों से होती हैं, इन दोनों से दो टर्म्स खत्म होती हैं और इन दोनों से होती हैं। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, 3b2 माइनस a2, इससे नहीं बना ना हमारे पास, इससे हमारी एक एक टर्म खत्म हो रही थी। अब यहां से दो टर्म्स खत्म करेंगे, इन दोनों से आपकी दो टर्म्स खत्म हो जाएंगे, a3 माइनस a3 और b3 माइनस b3। तो बचेगा क्या, 3b2 माइनस a2। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से क्या अब बचेगा, b3 माइनस b3 प्लस b3 और a3 प्लस a3 माइनस a3 खत्म कर दो, तो ये बचा 3a2 प्लस b2, ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये बचा
3a2 प्लस b2 इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स आ गए। यहां से a2 की वैल्यू 3b2, a2 की वैल्यू 3b2 पुट कर दो, ये हो गया 9b2 प्लस b2 इज इक्वल टू 0, दैट इज 10b2 इज 0। तो अल्टीमेटली b2 0 हो गया। एक बार एक टर्म 0 आई, फिर सब 0 बनती चली जाएंगी। जब b2 0 हुआ तो यहां से a2 0 हो गया। ठीक है, a2 और b2 किसी इक्वेशन में पुट करूं, a2 पुट करूंगी तो यहां से b1 भी 0 हो गया। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी इक्वेशंस बचती हैं। यही चार थी बेसिकली इक्वेशंस, यहां से भी ले लो, ये तो बात एक ही है। इन दोनों इक्वेशंस में तो सिर्फ हमने a2 और a1 और b1 की वैल्यू पुट की थी। इक्वेशंस हमारे पास बेसिकली ये बनी थी। अब इसके अंदर अगर मैं a2 को 0 पुट कर दूं तो क्या आ गया, a3 माइनस b3 0। एक इक्वेशन ये बनी a3 माइनस b3 इज 0, और एक इक्वेशन क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनी a3 माइनस b3 इज 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनी, यहां पे b2 को 0 करूंगी क्योंकि b2 0 आ चुका है, तो a3 प्लस b3 इज 0। ठीक, ऐड कर दो, 2a3 इज 0, दैट मीन्स a3 0। a3 0 इधर पुट किया तो क्या हो गया, b3 0, बिकॉज a3 इज इक्वल टू b3। तो a3 b3 भी 0 आ गया, a2 b2 भी 0 आ गया, b2 से यहां से a1 भी 0 आ गया, a1 b1 a2 b2 a3 b3 सारे 0 आ गए। तो दैट मीन्स ऑल द स्केलर्स आर 0। स्केलर्स आपके पास क्या थे, स्केलर्स थे आपके पास a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2 एंड a3 प्लस आयोटा b3। ऑल द स्केलर्स आर 0। जब ये सारे स्केलर्स आपके पास 0 आ गए हैं तो आपने क्या करना है, बेसिकली आपने सिर्फ लिखना है कि जो ये वेक्टर्स थे जो आपने उठाए थे, दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा स्टेप दिया गया है, वो स्टेप क्या है, आपको प्रूफ आपको ये दिखाना है कि जो आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं 1 0 0 0 1 0 या 0 0 1, कोई भी आप इसमें से ले लो, ये भी आपके पास जो वेक्टर्स हमने स्टार्टिंग में लिए थे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। सपोज मैं लिखती हूँ इसमें से फर्स्ट वाले को 1 0 0 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जो हमारे पास गिवन वेक्टर्स थे। पहले मैं लिख देती हूँ a1 प्लस आयोटा b1 इंटू फर्स्ट वेक्टर 1 आयोटा 0। ठीक है, प्लस सेकेंड स्केलर a2 प्लस आयोटा b2 इंटू सेकेंड वाला वेक्टर क्या था 2 आयोटा 1 1 प्लस a3 प्लस आयोटा b3, इसके साथ स्केलर क्या था 0 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ये मल्टीप्लीकेशन हमने सारी सॉल्व की थी। ये मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करके इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने ऊपर निकाले थे अभी, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हम अलग अलग करके यहां से वैल्यूज इक्वेट कर सकते हैं। ये थी आपके पास इक्वेशंस जो आपने निकाली थी ऊपर वाली, तो यही सेम इक्वेशंस नीचे आएंगी, लेकिन इसमें सिर्फ अब आपने क्या चेंज करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जो आपके पास फर्स्ट वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म आई है, ये टर्म इक्वल टू आपने क्या लगानी है 1 लगानी है। इसका मतलब इसका रियल पार्ट इक्वल टू 1 लगाना है। कौन सा है रियल पार्ट, a1 प्लस आयोटा b1 2 आयोटा a2 माइनस b2। इसका मतलब इसका रियल पार्ट था a1 माइनस 2b2। ये वैल्यू आपके पास सिर्फ 1 बननी थी, सिर्फ इसको 1 करना है, बाकी सारी टर्म 0 हैं। अगेन यू आर टू सॉल्व द इक्वेशंस। जब ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, जो आपके पास अब a1 a2 b1 b2 a3 b3 की वैल्यूज आएंगी वो आपने निकाल कर दिखानी है। ठीक है, आई होप यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस। दीज आर जस्ट अ सिंपल प्रोसेस, so solve these equations. Still if you have any problem we will discuss in our live class. Thank you.